एपिसोड 28। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। अशोक ने चाकू उठाया और उसे सैंटाना की गर्दन के पास लाकर रोका, लेकिन वार नहीं किया। उसका हाथ कांप रहा था। हरीश गंभीरता से, नहीं अशोक, उन्हें जाने दो। यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो शायद अनुराधा पट्टी तुम्हें माफ कर दें, लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो एजे फैमिली भी शांत नहीं बैठेगी। अशोक घबराहट में, तुम मेरे बेटे का अपहरण करने वाले हो, फिर भी मेरे भले की बात कर रहे हो। हरीश संयम से, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मेरी पत्नी के लिए भी है। सोचो, फायदे में तुम भी हो और मैं भी। वैसे भी तुम सैंटाना तक नहीं पहुंच पाओगे, उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। सैंटाना की आंखें खुलती हैं। सैंटाना घबराकर, हरी प्लीज मत करो। हरीश आंख मारकर उसे चुप कराता है। अशोक चिढ़ते हुए, ओह अब समझा, हीरो बनना है तुम्हें? ठीक है, आओ मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। अशोक चाकू नीचे करता है, हरीश की ओर बढ़ता है। उसी वक्त थिलका सैंटाना को बाहर खींच ले जाती है। सैंटाना रोते हुए, मां प्लीज, वो मेरे लिए अंदर रह गया है। थिलका कठोरता से, वहां पुलिस है, अब वो खुद को देख लेगा। चलो। बाहर दादी और बाकी परिवार वाले खड़े हैं। पैठी, तुम ठीक हो ना सैंटाना? सैंटाना, हां दादी मैं ठीक हूं। सैंटाना घबराकर, लेकिन हरीश अभी भी अंदर है। पैटी ठंडे स्वर में, वो हमारा कुछ नहीं लगता। थिलका सैंटाना को कार में धकेल देती है। थिलका, बात खत्म, पहली कार में बैठो। कट टू अंदर। अशोक हरीश पर चाकू ताने, तुम मेरे साथ खेल रहे हो, अब तुम नहीं बचोगे। हरीश शांत मुस्कान के साथ, क्या करूं, हाथ उठाने का मन नहीं हो रहा। हरीश कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। ऐसी दूरबीन से देख रहा है, ऐसी हैरानी से, ये क्या चल रहा है? बंधक चाकू की नोक पर बैठा गपशप कर रहा है। अशोक गुस्से से, कौन हो तुम? हरीश धीरे से, राजेश्वरण परिवार का उत्तराधिकारी। हरीश। अशोक चौंक कर चाकू गिरा देता है। अशोक डगमगाती आवाज, ये झूठ है, तुम उस स्कूटर पे आए थे। हरीश मोबाइल दिखाते हुए, देखो मेरा अकाउंट, अब मानते हो? अशोक घुटनों पर बैठ जाता है। अशोक, माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। हरीश, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन कानून नहीं। बाहर जाकर आत्मसमर्पण करो। हरीश जाने लगता है, रुकता है। हरीश, लेकिन यह थप्पड़ मेरी सैंटाना के लिए है। दो तमाचे लगाता है। बाहर ऐसी दौड़कर आता है। ऐसी, सर आपको चोट तो नहीं आई? हरीश, नहीं मैं ठीक हूं, मुझे जरूरी काम है। ऐसी, कम से कम अपना नंबर दे दीजिए। हरीश, जरूरत होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। हरीश बाहर निकलता है। मीडिया का शोर। दीपक की कार आती है। दीपक हंसते हुए, हरीश तुम यहां, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। हरीश, चलो दीपक यहां से निकलते हैं, फिर सब बताता हूं। वे कार में बैठते हैं। पीछे ऐसी की निगाहें। ऐसी मन ही मन, ये दीपक रविचंद्रन खुद आया है, तो फिर हरीश कौन है? नरेशन आउट्रो। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एन के ऑडियो स्टोरीज पर। एपिसोड पपीता लो। हरीश दीपक के साथ चला गया और 2 दिन तक उसके होटल में रुका। उसने तय किया कि वह अब सैंटाना के घर नहीं जाएगा और खुद का एक घर खरीदेगा। वह अपने स्कूटर से एक अपार्टमेंट देखने निकला जो कंपनी के पास ही बना था। एक शानदार नई बिल्डिंग। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने उसे देखा और कहा, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? हरीश ने जवाब दिया, मैं यहां एक फ्लैट खरीदने आया हूं। 1 मिनट सर, कहकर उसने तुरंत लैंडलाइन से किसी को कॉल किया। थोड़ी देर में बिल्डिंग के अंदर से एक और महिला बाहर आई। आइए सर, देखिए हमारे पास 3 BHK और 4 BHK दोनों फ्लैट्स हैं। उसने एक कैटलॉग हरीश को थमाया। हरीश जैसे ही कैटलॉग देखने लगा, तभी एक कार आकर सामने रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे। महिला का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला गया। सर आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूं, कहकर वह तेजी से उनकी ओर बढ़ गई। वहीं एक स्टॉल पर खड़ी महिला उन 2 लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी। हैरी, तुम कहां हो? एक परिचित और उत्साहित आवाज सुनकर हरीश ने सिर उठाया। सैंटाना वहां खड़ी थी। हमने सोचा था कि यह सब उसे बताए बिना करें और उसे सरप्राइज दें।
अब जो हुआ सो हुआ, चलो अब बात करके निपटा लेते हैं, हरीश ने मन ही मन सोचा। सैंटाना के साथ खड़े व्यक्ति को देखकर हरीश ने सवालिया नजरों से देखा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो बस जॉब के सिलसिले में आया हूं। नेतू, जब हमारी फोन पर बात हुई तब भी तुमने नहीं बताया कि तुम यहां आओगी? सैंटाना ने जैसे बात को टालते हुए कहा, तुम्हारे बिना सब गुप्त रखना चाहता था, फिर आकर बताता कैसे, उसने मन में सोचा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम कैसी हो? अशोक वाली घटना के बाद भी दोनों की फोन पर बातें होती थीं, लेकिन आमने सामने यह पहली बार मिल रहे थे। सैंटाना हालांकि परेशान थी, पर यह देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी कि हरीश घर नहीं तो कम से कम अपना कुछ खुद बना रहा था। संदना, तुमने कभी नहीं बताया कि वो कौन है? पास खड़े व्यक्ति ने पूछा। ओह, माफ कीजिए नवीन जी, मैं भूल गई कि आप भी हैं। ये हैं हरीश, मेरे पति, सैंटाना ने कहा। ओह, आपके पति? नवीन के लहजे में व्यंग्य साफ था। सैंटाना ने भौहें चढ़ा लीं। हरीश ने उसका चेहरा गौर से देखा। हरीश ने उसी अंदाज में पूछा, और ये कौन है सर? हरीश समझ गया था कि नवीन उसे पसंद नहीं करता। ये नवीन है, अनुराधा दादी को जानते हैं। दादी यहां एक फ्लैट खरीदना चाहती हैं, ये उनकी मदद कर रहे हैं। तिलका ने सैंटाना को मना किया था कि ये न बताए कि वह मजबूर थी, लेकिन हरीश उसका चेहरा पड़ चुका था। यह मामला गड़बड़ लगता है। ये आदमी दादी के बहाने कोई चाल चल रहा है। आखिर क्यों उन्हें किसी सहायक की जरूरत पड़ गई, हरीश ने सोचा। नवीन ने हरीश को ऊपर से नीचे तक देखा। तो हरीश, क्या आप भी फ्लैट देखने आए हैं? उसने पूछा। पास खड़ी कर्मचारी महिला तुरंत बोली, हां सर, ये भी फ्लैट देखने आए हैं। सैंटाना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओह, लेकिन हरीश, क्या आपको मालूम है यहां की न्यूनतम कीमत क्या है? नवीन ने अजीब लहजे में पूछा। क्या आप सब कुछ खरीद सकते हैं? उसके सवाल में छिपा व्यंग्य हरीश को चुभा, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मुझे पता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इसी बीच सैंटाना का फोन आया। सॉरी कहकर वह वहां से हट गई। फोन तिलका का था। सैंटाना, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? तिलका ने पूछा। मां, ऑफिस का काम भी है और आप दादी के लिए भी एक अजनबी को लेकर आ गईं। मुझे बुरा लग रहा है, वह गुस्से में बोली। मैंने क्या किया? मैं तो चाहती थी कि तुम दादी की मदद करो, तिलका ने कहा। अगर इतनी चिंता थी तो आप खुद आ जाती, उसने कहा। वहीं नवीन अब हरीश पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई फ्लैट देखने आए तो कम से कम पहले जांच तो करते कि वह खरीद सकता भी है या नहीं। नवीन ने तंज कसा। कर्मचारी ने जवाब दिया, सर, जो भी ग्राहक आता है हम उसका सम्मान करते हैं। तभी नवीन ने कहा, हरीश जी, शादी को 2 साल हो गए ना? हरीश ने शांत स्वर में कहा, आपको इससे क्या लेना? जल्दी ही पता चल जाएगा, नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, जब पता चले तब देखा जाएगा, हरीश ने कंधे उचकाए। नवीन फिर बोला, हम यहां बेचते हैं, किराए पर नहीं देते। सामने वाली गली में एक घर है, शायद वो आपके लायक हो। हरीश अब गंभीर हो गया। क्या आप यहां मैनेजर हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, मैं ही मैनेजर हूं, नवीन ने घमंड से कहा। हरीश हंस पड़ा। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। इसी समय सैंटाना लौट रही थी और उसके पीछे दर्शनी खड़ी थी। वाह दर्शनी, आज क्या खास बात है? सैंटाना बोली। ये कौन है? नवीन ने पूछा। मेरी दोस्त हैं, सैंटाना ने कहा। दर्शनी ने हरीश को देखकर कहा, हाय हरीश सर, आप भी यहां हैं? हरीश ने सिर हिलाया और फोन पर बात करता रहा। नवीन की एक बात दर्शनी को खटक गई। मैं यहां का मैनेजर हूं, बच्चों जैसा ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्ते कहकर दर्शनी ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी नजरें हरीश पर थीं। तभी सैंटाना को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आया। माफ करें, मुझे जाना होगा, मैं फिर आऊंगी, उसने कहा और हरीश की ओर इशारा कर चल दी। हरीश उसे जाते देखता रहा, जबकि नवीन और दर्शनी उसे घूर रहे थे। क्या अब तक गए नहीं? नवीन ने कहा। आपने मेरे बजट के बारे में कब पूछा जो बता रहे हैं? हरीश ने जवाब दिया। मैंने नहीं कहा कि आप नहीं खरीद सकते, नवीन बोला। क्या आपने खरीदा है? हरीश ने पलटकर पूछा। कहीं से पैसे चुराए तो नहीं? नवीन ने कहा। हरीश अब गंभीर था। यहां सबसे अच्छा फ्लैट कौन सा है? उसने पूछा। नवीन ने कहा,
यह जो मॉडल दिख रहा है यह एसआर अपार्टमेंट है। टॉप फ्लोर के 2 फ्लैट, कीमत है 80 करोड़। खरीद सकते हो? दर्शिनी कुछ बोलने लगी। हरीश ने उसे आंखों से चुप कराया। तुम इसे नहीं खरीद सकते, यहां से जाओ, नवीन बोला। हरीश मुस्कुराया। मैंने कब कहा कि नहीं खरीद सकता? उसने ब्लैक कार्ड निकाला और स्टाफ को दिया। यह डुप्लीकेट है, नवीन बोला। स्वाइप करके देखो, हरीश बोला। तभी नवीन का फोन बजा। नंबर देखकर वह कॉल लेने चला गया। हरीश ने स्टाफ से कहा, मैनेजर बिजी है, आप ये कार्ड स्वाइप करिए और पेमेंट करें। कितना सर? जैसा मैनेजर ने कहा, 80 करोड़, हरीश बोला। लड़की हक्की बक्की रह गई। पहले बिल क्लियर करो, फिर औपचारिकताएं, हरीश ने कहा। दर्शिनी सब समझ गई। बॉस, सही चाल चली, उसने मुस्कुराकर कहा। अब सैंटाना को अभी मत बताना, हरीश ने कहा। ठीक है बॉस। तभी नवीन फोन से लौटता है। पपीता मंडायन आएगा बॉस, दर्शिनी ने हंसते हुए कहा। तुम अब तक यहां हो, कोई सम्मान नहीं बचा तुम्हारे पास, नवीन चिल्लाया। तभी लड़की दौड़ती हुई आई। जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ एनके ऑडियो स्टोरी पर। जब जिंदगी में हालात आपके खिलाफ होते हैं तब असली पहचान होती है इंसान की। और आज की कहानी में हरीश को न सिर्फ बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर चेहरा अपना असली रंग दिखाता है। क्या होगा जब ताकतवर की सोच टकराएगी सच्चाई से? सुनिए एनके ऑडियो स्टोरी का नया एपिसोड, मैं अरुणाचलम हूं। एपिसोड, मैं अरुणाचलम हूं। हरीश तेजी से दौड़ा और देखा कि स्टाफ की लड़की उसके पास ही खड़ी है। क्या सब ठीक है? उसने घबराते हुए पूछा। लड़की के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माफ कीजिए सर, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहती हूं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैंने आपके लिए फास्ट 3 में सभी पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। वैसे भी थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो जाएगा सर। आज से आप ऊपरी 2 मंजिलों के मालिक हैं। वह अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सकी। यह सब उस महिला को बहुत लाभदायक था क्योंकि वह वहां एजेंट के रूप में काम करती थी। उसे इस सौदे से मोटा कमीशन मिलने वाला था। यही कारण था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आपने अभी क्या कहा? नवीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी प्रतिक्रिया देखकर दर्शिनी जोर से हंस पड़ी। स्टाफ महिला ने दोहराया, जिस कार्ड का उन्होंने उपयोग किया उसमें पर्याप्त धनराशि थी, इसलिए हम उनके नाम पर उन 2 मंजिलों का पंजीकरण करने जा रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोग जो अब तक इस पूरी स्थिति को देख रहे थे अब नवीन पर हंसने लगे। नवीन शर्म के मारे सिकुड़ गया। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने ये खरीद लिया। अब बताओ आगे क्या करें? हरीश ने व्यंग्य करते हुए नवीन की ओर देखा। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। पैटी और थिलका से जो कुछ उसने हरीश के बारे में सुना था उससे विपरीत हालात देखकर उसे चक्कर सा आने लगा। हां बॉस, क्या इस नवीन ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ नहीं मांगा था? शर्म करो, कम से कम अब तो शर्म करो, दर्शिनी ने चुटकी ली। अरे तुम लोग ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो? मैं अभी भी इस कंपनी का मैनेजर हूं और मेरी बात को हल्के में मत लो। तभी दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया। वह व्यक्ति बहुत सभ्य और प्रभावशाली दिख रहा था, कोट सूट में पूरी गरिमा के साथ। वह सीधा नवीन के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर, अब आप इस कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। आज से आप यहां काम नहीं करेंगे। कृपया अपना एक्सेस बैज उतारें और कार्यालय छोड़ दें, उसने कठोरता से कहा। सर जीएम, आप यहां क्या कर रहे हैं? नवीन हक्का बक्का रह गया। जीएम ने नवीन की शर्ट से उसका बैज खींचते हुए कहा, मेरे यहां आने से अच्छा हुआ, वरना ग्राहक बिना उचित व्यवहार के ही चले जाते। इसके बाद वे हरीश की ओर मुड़े और बोले, माफ कीजिए सर, हमारे कर्मचारी ने आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। मैं इसकी ओर से क्षमा चाहता हूं। वहां उपस्थित लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। नवीन, जो अब तक स्तब्ध था, जीएम कन्नन की ओर देखता है। कन्नन सर, आप मुझे कंपनी से निकाल नहीं सकते। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे चाचा हैं। रुकिए, मैं उन्हें फोन करता हूं, नवीन ने कहा और फोन स्पीकर पर लगा दिया। अंकल, मेरी मदद कीजिए,
जीएम कन्नन कह रहे हैं कि मैं अब यहां नौकरी पर नहीं हूं, नवीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दर्शनी, जो इस ड्रामे का भरपूर मजा ले रही थी, अब अपने काम को भूलकर दोनों हाथ बांधकर वहां घूमने लगी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कन्नन वहां अचानक कहां से आ गए। मैं वहां पहुंच रहा हूं, वहीं रुको, उधर से आवाज आई। कन्नन अब हरीश की ओर मुड़े। सर, क्षमा चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ ऑफिस चल सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी देर में आएंगे, वे समझ जाएंगे कि यहां क्या हो रहा है, हरीश ने कहा। आदि अरुणाचलम? हरीश ने पूछा। हां, वही हैं, कन्नन ने उत्तर दिया। ठीक है, चलिए। हरीश ने दर्शनी की ओर सिर हिलाया और कन्नन के साथ चल पड़े। नवीन भी अकड़ते हुए उनके पीछे हो लिया। तीनों नवीन के केबिन में पहुंचे। नवीन कुर्सी पर बैठ गया और पैर मेज पर फैला दिए। भाई, तुम सिर्फ जीएम हो, तुम्हें बिना कुछ कहे ही यहां से निकल जाना चाहिए। मेरे चाचा आ रहे हैं, कम से कम तुम्हारी नौकरी तो बचेगी, उसने कहा। नवीन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे? कन्नन ने तीखे स्वर में पूछा। वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे, वो इस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं, चाहें तो तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। तुम्हें तय करना है, माफी मांगो या प्रमोशन की उम्मीद छोड़ो, नवीन ने अहंकार से कहा। क्या अरुणाचलम के पास इतनी शक्ति है? हरीश ने पूछा। तुम क्या जानते हो मेरे चाचा के बारे में? नवीन ने अकड़ कर पूछा। हरीश गहराई से सोच में डूब गया। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और अरुणाचलम खड़े स्वर में बोले, तुम इतने घमंडी हो गए हो कि नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हो? नवीन दौड़कर उनके पास गया। अंकल, आप इतनी जल्दी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? अरुणाचलम ने पूछा। नवीन ने झूठ बोलते हुए कहा, एक ग्राहक आया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने बस उससे सवाल किया तो जीएम ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। कौन है वो? अरुणाचलम ने पूछा। नवीन ने सोफे पर बैठे हरीश की ओर इशारा किया। तो आप हैं जिम्मेदार? अरुणाचलम ने कठोरता से पूछा। हरीश चुप रहा। इतना बड़ा आदमी बन गए हो कि जवाब तक नहीं दे सकते? अरुणाचलम गुस्से से हरीश की ओर बढ़े। कन्नन बीच में आ गए। सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तुम उसके आदमी हो? क्या तुम वही हो जिसने मुझे अपनी पत्नी के लिए यह सब करने को कहा था? अरुणाचलम अब कन्नन पर गुस्सा हो गए। नहीं सर, आपने जो कहा वह गलत है। मैंने वीडियो फुटेज देखा है। गलती स्पष्ट रूप से नवीन की है, कन्नन ने कहा। अंकल, यह झूठ बोल रहा है, नवीन ने कहा। इसने मेरे सामने मेरा अपमान किया और बैज छीन लिया। अरुणाचलम का गुस्सा और भड़क गया। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे अपने दामाद पर भरोसा है। और अब कन्नन, इस क्षण से तुम इस कंपनी में नहीं हो, बाहर निकलो। हरीश चुपचाप सब सुनते रहे। कन्नन का चेहरा मुरझा गया। नवीन मुस्कुराने लगा। क्या जीएम सर, अब समझ में आया ना? नवीन ने ताना मारा। अगर अब भी माफी मांग लो तो मैं चाचा से सिफारिश कर सकता हूं, उसने अपमानजनक लहजे में कहा। क्या आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर अरुणाचलम? हरीश ने पहली बार बोलना शुरू किया। ओह, तुम बोल सकते हो? अरुणाचलम ने व्यंग्य किया। नवीन हंस पड़ा। तो आपने फैसला कर लिया बिना दोनों पक्षों की बात सुने? हरीश ने संयम से कहा। तुम कौन होते हो मुझे निर्देश देने वाले? अरुणाचलम ने चिल्लाकर कहा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम आपके दामाद के पैर पकड़कर माफी मांगे? हरीश ने शांत स्वर में पूछा। हां, और अगर नहीं मांगी तो मैं देखता हूं कि तुम्हारा क्या हाल होता है, अरुणाचलम ने धमकी दी। नवीन ने फोन उठाया और बोला, अब देखना ये लोग कैसे भागते हैं। सर, आप बहुत आगे जा रहे हैं। कन्नन ने कुछ कहने की कोशिश की तो अरुणाचलम ने उसे थप्पड़ मार दिया। अरुणाचलम! हरीश गुस्से में खड़े हुए। तभी दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए, सिर्फ एनके ऑडियो स्टोरी पर। तो क्या अरुणाचलम का गुस्सा ले डूबेगा सबको, या सच खुद अपनी राह बनाएगा? जानिए आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी, जहां सवाल उठता है सच्चाई क्या है और दिखावे में कितना दम है। वहां शुरू होती है एनके ऑडियो स्टोरी। पिछले एपिसोड में अरुणाचलम का घमंड चरम पर था।
लेकिन क्या वो जानता है कि वक्त बदल चुका है? आज की कहानी है एपिसोड। ये क्या बात है? क्या कोई अंतर है? सुनिए, जब अतीत सामने आ खड़ा हो और चेहरे बेनकाब होने लगे, तो कौन बचेगा और कौन डूबेगा? एपिसोड ये क्या बात है? क्या कोई अंतर है? उसी पल जब अरुणाचलम ने कन्नन को मारा, एक महिला कार्यालय का दरवाजा खोलकर अंदर आई। अरुणाचलम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। निकिता, तुम कहां थीं? वही पूछने वाला था। तभी हरीश ने अपना नाम चिल्लाते हुए आंखें खोलीं और गुस्से से देखा। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो, मानो एक साथ भूकंप और बिजली का झटका लग गया हो। अरुणाचलम लड़खड़ा गया। आप क्षमा कीजिए, क्या ये वाकई आप हैं? आप लौट आए? कब? उसकी जुबान जैसे जम गई। डर क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? मैं ही हूं। क्या तुम्हें नहीं लगा था कि मैं वापस आ सकता हूं? हरीश ने तीखी नजर से उसे घूरा। नवीन को कुछ समझ नहीं आया कि अरुणाचलम का यह अजीब व्यवहार क्यों हो रहा है। चाचा, क्या हुआ? आप डर क्यों गए उसके आने से? अरे, वह तो एक दिखावटी आदमी है चाचा। उसके पास 10 पैसे भी नहीं है। आप इतनी हैरानी क्यों दिखा रहे हैं? माफ कीजिए, क्या मैं जान सकती हूं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? निकिता ने नवीन की ओर देखकर पूछा। वो वही है। उसने कहा था कि फ्लैट खरीदने आया है और नाटक करने लगा। दरवाजा खटखटाया। मुझसे पूछा, ये क्या चल रहा है? फिर बोला, ये जीएम अपनी नौकरी छोड़ चुका है। फिर मेरे चाचा आए और दोनों ओर से हंगामा शुरू कर दिया। आप कौन हैं? क्या मैं आपको पहले कहीं देख चुका हूं? नवीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह जैसे बहकी हुई बातें कर रहा था। मिस्टर अरुणाचलम, ये कौन है? ये आपके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। और हरीश सर न केवल वापस आ चुके हैं, बल्कि अब टियाना मीडिया के नए सीईओ हैं, निकिता ने गंभीर स्वर में कहा। अरुणाचलम की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह वही इंसान है जिसे कभी घर से निकाल दिया गया था। लेकिन निकिता की बात सुनते ही वह जैसे अंदर से टूट गया। टियाना मीडिया का क्या मतलब? वह कब लौटे? मुझे कैसे नहीं पता चला? जो लोग अभी तक खुद को ऊंचा समझ रहे थे, अब उन्हें चक्कर आने लगे। हेलो, आप मेरे चाचा को डरा क्यों रहे हैं? एक सीईओ हो तो क्या? मैं जानता हूं वे कौन हैं। चाहे आप कोई भी हो, यहां कानून मेरे चाचा के हाथ में है। तभी एक तेज थप्पड़ पड़ा नवीन के गाल पर। वह जमीन पर गिर पड़ा और क्रोध में ऊपर देखा। अंकल, आपने मारा मुझे? क्या आपने सच में मुझे थप्पड़ मारा? पिटाई के बाद नवीन ने देखा कि हरीश का चेहरा सामने था। क्या यह उसकी गलती थी या अब उसका दिमाग उल्टा हो गया था? अरुणाचलम ने उसे घूर कर देखा। नवीन अब भी समझ नहीं पा रहा था, बस अपना गाल सहलाता हुआ वहां से खिसकने लगा। माफ कीजिए सर, मुझे देर हो गई, इसलिए मैंने पहले कन्नन सर को जानकारी दी और देखने के लिए भेजा, निकिता ने झिझकते हुए कहा। हरीश ने सिर हिलाया और फिर अरुणाचलम की ओर देखा। मिस्टर अरुणाचलम, आप किस अधिकार से किसी को पीट सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं बदले। मुझे लगा था कि अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं था। अरुणाचलम शर्म से सिर झुका गया। हरीश अब कन्नन की ओर मुड़ा। माफ करें सर, यह सब तब हुआ जब मैं आपके पास था। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कन्नन उसके विनम्र व्यवहार से प्रभावित हुआ। ओह सर, माफी की क्या बात है, यह सब आपके बस से बाहर की बात थी। अब हरीश फिर अरुणाचलम की ओर मुड़ा। तुम्हें मारने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या तुम ठहरी हुई भैंस जैसे हो? अरुणाचलम को जैसे करंट लग गया। वह फौरन कन्नन के पास गया। कन्नन सर, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है सर, कन्नन ने बस इतना कहा। अब अरुणाचलम और नवीन दोनों ही झुक गए। सर, कृपया मुझे भी माफ कर दें, मैंने बिना सोचे समझे बात कर दी। मुझे लगा कोई ग्राहक झगड़ा कर रहा है। सच में सर, अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम फ्लैट खरीदने आए ग्राहक को ही पीट देते और इस कंपनी में निष्पक्षता का दावा करते हो, हरीश ने कहा। अरुणाचलम अपने ही विचारों में उलझ गया। अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? फिर से एक थप्पड़। चुप रहो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जानता भी है वो कौन है। कहां था? वह ग्राहक है, लेकिन पूरी बिल्डिंग उसके परिवार की है
और तुम कह रहे थे वह धोखेबाज है। क्या मतलब चाचा? ये एसआर कंस्ट्रक्शन राजेश्वरण परिवार की है, इससे क्या लेना देना? देई मतैया, वह राजेश्वरण परिवार का वारिस है, हरीश राजेश्वरण। अब समझा? टियाना मीडिया का मालिक वही है। नवीन अब सन्न रह गया। कुछ साल पहले वह एक छोटा लड़का था, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। मिस्टर अरुणाचलम, आपके भीतर की आवाज मुझसे सवाल पूछ रही है। हरीश की बात सुनकर अरुणाचलम दूर खिसक गया। कन्नन हंस पड़ा और निकिता चुपचाप खड़ी रही। नवीन, क्या यही एक मैनेजर का सपना है? किसने रखा तुम्हें नौकरी पर? हरीश ने पूछा। माफ कीजिए सर, मैं जीएम सर से माफी मांगता हूं, जल्दबाजी में बात कर गया। क्या तुमने कन्नन का हाथ तोड़वाने को नहीं कहा था? हरीश के पूछते ही नवीन रोने लगा। हां, मैं काफी देर से खड़ा हूं, दिखाई नहीं दे रहा क्या अरुणाचलम? हरीश ने तेजी से पूछा। सॉरी सर। अरुणाचलम दौड़कर नवीन की कुर्सी पीछे से खींच लाया। तुम दोनों क्यों खड़े हो? बैठो, हरीश ने कन्नन और निकिता की ओर देखकर कहा। ठीक है सर। दोनों झटपट बैठ गए। अच्छा, गलती करने वाले ही खड़े रहते हैं, सही बात है ना? कन्नन मुस्कुरा दिया। हरीश का नियम साफ था, चाहे कोई भी हो, अगर गलती की तो माफ नहीं। अब वह दोनों को हथकड़ी लगाए खड़े देख रहा था। नवीन, क्या तुम्हारी योग्यता यही है और तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो? अरुणाचलम का चेहरा उतर गया। ओह, माफ कीजिए, आप अपने चाचा की सिफारिश पर आए थे ना, लेकिन यह कंपनी अब उस स्तर की नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका है। निकिता, कन्नन को वीपी बना दीजिए। अरुणाचलम अब डिमोटेड लिस्ट में है, मैं सोचूंगा कि उन्हें किस पोस्ट पर रखना है। और नवीन, उन्हें बाहर भेज दिया जाए। अरुणाचलम और नवीन दोनों शॉक में खड़े रह गए। हरीश जेब में हाथ डालकर स्टाइल में वहां से निकल गया। बाहर दर्शिनी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बॉस? उस नेवले की गुर्राहट अब भी सुनाई दे रही है, दर्शिनी ने हंसते हुए कहा। नहीं, उसका चाचा ही काफी था उसके लिए, अब वो शायद अपने कमरे में उसे डांट रहा होगा। हरीश मुस्कुराया। मैं तो भूल ही गई थी कि क्यों आई थी, मैंने डीलर से रेट पूछ लिया है, बस आपको बताने का इंतजार था। अब कैब बुक करती हूं, दर्शिनी ने कहा। तभी निकिता आ गई। सर, शोरूम से कॉल आया था, आपके लिए नई स्पोर्ट्स कार बुक हो गई है, मैंने कहा है कि यहीं डिलीवर कर दें। वाह, नई कार? दर्शिनी ने तालियां बजाईं। जैसे ही तीनों बाहर निकले, चमचमाती नई कार गेट पर आ गई। ठीक है सर, मैं अब ऑफिस जा रही हूं, निकिता बोली और चली गई। अब बस हरीश और दर्शिनी रह गए। दर्शिनी, कार आ गई है, चलो मैं छोड़ देता हूं, कहां जाना है? बॉस, माफ कीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज सब कुछ देखकर एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। हरीश मुस्कुराया। यह कहानी का अंत है दर्शिनी, मुझे तुमसे कभी गुस्सा नहीं आया, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? उसने धीरे से पूछा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए केवल एनके ऑडियो स्टोरी पर। तो ये थी आज की कहानी, जहां सच्चाई ने घमंड को हराया और एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन दर्शिनी की उस आखिरी बात का क्या मतलब था? क्या हरीश को करना होगा एक और फैसला? जानने के लिए जुड़े रहिए एनके ऑडियो स्टोरी के साथ, क्योंकि यहां हर एपिसोड लाता है एक नई उलझन और एक नई साजिश। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए। जब विज्ञान और रहस्य एक साथ टकराते हैं, तब शुरू होती है एक अनदेखी, अनसुनी कहानी। हरीश के हाथ लगी है एक रहस्यमयी शक्ति, एक गोली जो दिखने में मामूली है, लेकिन उसके भीतर छुपा है एक भयानक बदलाव। और अब एक साधारण मुलाकात उसे ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां इतिहास, चोरी और पारिवारिक रहस्य एक साथ टकरा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक चोरी है या कोई प्राचीन शक्ति का द्वार? जानिए सब कुछ आज के एपिसोड में। एपिसोड छिपी हुई शक्ति। हरीश ने वह लाल गोली देखी जो दीपक ने उसे दी थी और तुरंत उसे फोन किया। दीपक, क्या आज ऑफिस में तुमने कोई गोली भेजी थी? जो खाना तुमने मां को दिया था उससे उन्हें रिएक्शन हो गया, अगर उन्होंने कुछ और खा लिया तो क्या होगा? हरीश ने सोच समझकर पूछा। हरीश, घबराओ मत, मैंने खुद पहले वह गोली ली थी। हमारे प्रमुख शोधकर्ता ने बताया था कि यह शक्ति बढ़ाने वाली गोली है, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी, मुझ पर भरोसा करो, दीपक ने पूरे विश्वास से कहा।
उसने कुछ वैज्ञानिक बातें भी बताईं जिससे हरीश के सिर में दर्द होने लगा। हरीश ने फोन काटते हुए कहा, अब्बा सैमी, अब मैं यह गोली निगलने ही वाला हूं। अगर मैं इससे पहले सवाल पूछने लगूं तो शायद कभी न खा पाऊं। गोलियों को घूरते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मुझे इसे अभी ले लेना चाहिए? उसे पिछली बार की याद आई जब उसने वह गोली ली थी। क्या हुआ था? हाँ, मैं गहरी नींद में सोया और तरोताजा हो गया था, लेकिन मेरे शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। त्वचा भी कुछ अजीब हो गई थी, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं हुई। दीपक बुरा नहीं चाहेगा। एरा भी ठीक रही। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सोचकर हरीश ने गोली निगल ली। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में आग सी लग गई। मस्तिष्क में जैसे कुछ विस्फोट हो रहा हो। दर्द असहनीय था। वह बेहोश होकर मेज पर गिर गया। निकिता ने उसे नहीं टोका, क्योंकि ऊपर से देखने पर वह बस सोया हुआ लग रहा था। पिछली बार के विपरीत इस बार हरीश आधे घंटे बाद उठा, लेकिन इस बार उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। क्या इस बार बदबू नहीं आ रही? उसने जांच की कि कहीं त्वचा से तरल तो नहीं निकल रहा। जब कुछ नहीं मिला तो उसने राहत की सांस ली। लगता है शोधकर्ताओं ने गोली में सुधार किया है। इस बार दीपक ने सही दवा दी होगी। कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा, उसने सोचा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर था, लेकिन आवाज जानी पहचानी लगी। नमस्ते, उसने कहा। हेलो हरीशा? दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई। आवाज पहचानी हुई थी पर चेहरा याद नहीं आ रहा था। हाँ, मैं हरीश बोल रहा हूं, आप कौन? उसने थोड़ी उलझन में पूछा। मैं अक्षरा बोल रही हूं। क्या आप मां के लिए पारिवारिक पार्टी में एजे से मिलने आए थे? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए खामोशी छा गई। हरीश को याद आया, हां, वो डायना मीडिया के साथ डील पर साइन करने वाली पार्टी थी। कार्तिक की वजह से सब गड़बड़ हुआ था, लेकिन उसी दिन मैं दीपक से मिला था और तुम भी थी वहां। मुझे याद है, हरीश ने कहा। क्या तुम उस गहनों की दुकान वाली हो? हां, अक्षरा ने जवाब दिया। तो आज क्यों बुलाया है? पार्टी के बाद तो कभी कोई बात नहीं हुई थी, हरीश ने सोचा। असल में मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुमने दादी के जन्मदिन पर एक प्राचीन चूड़ी खरीदी थी? अक्षरा ने पूछा। हरीश चौंका। हां, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं उस पार्टी में तुम्हारे पीछे बैठी थी। तुमने ध्यान नहीं दिया। जब तुमने चूड़ी निकाली थी, मैंने उसे देख लिया था। क्या मैं सही हूं? मुझे नहीं लगता कि तुमने वह मां को दी थी। क्या वह अब भी तुम्हारे पास है? हरीश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उस दिन वह चूड़ी देने ही वाला था, लेकिन अशोक की हरकतों से गुस्सा होकर उसने खुद ही वह गिफ्ट ले लिया था। यह बस एक साधारण सी चूड़ी है। क्या तुम सच में उसमें रुचि रखती हो? उसने हैरानी से पूछा। हरीश, एजे परिवार को कुछ नहीं पता, लेकिन वो चूड़ी बहुत खास है। मैंने ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा। मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहूंगी, अक्षरा ने दिलचस्पी से कहा। ठीक है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो पुरानी चीजों में रुचि रखते हैं। हरीश ने तुरंत हां कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारी एंटीक शॉप पर आ सकते हैं? मैं पता भेज रही हूं, अक्षरा ने खुशी से कहा। हरीश वैसे भी किसी काम के मूड में नहीं था, तो वह तुरंत चल पड़ा। उसे जानना था कि ये एंटीक शॉप वाकई कैसी है। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान है, जिसके बारे में वह पहले से सुनता आया था। वह यही सोच रहा था कि अक्षरा गहनों की दुकान चलाती है, लेकिन असलियत में वह प्राचीन वस्तुओं की एक्सपर्ट निकली। यह जानकर हरीश को खुशी हुई। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। माफ कीजिए सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? क्या? हरीश थोड़ा हैरान हुआ। जी हां, इस दुकान में एंट्री सिर्फ अपॉइंटमेंट से होती है, या फिर यदि आप कोई वस्तु बेचने आए हैं। अक्षरा ने ही मुझे बुलाया है। हरीश ने कहना शुरू ही किया था कि तभी अंदर से एक शोर सुनाई दिया। पकड़ो, चोर! सिक्योरिटी दौड़ते हुए बाहर निकली। क्या हो रहा है? हरीश ने गार्ड से पूछा। वो आदमी एक प्राचीन आभूषण चुराकर भाग रहा है, किसी ने जवाब दिया। चोर भागते हुए हरीश से टकराया। हरीश ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचा। चोर दरवाजे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। हरीश खुद हैरान रह गया।
मैं कब इतना ताकतवर हो गया? बिना अभ्यास के तो मैं कमजोर हो गया था, पर ये क्या? वह अपने हाथों को देखता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने न रोका होता तो वो भाग जाता। सिक्योरिटी ने उसे धन्यवाद कहा और चोर को ले गए। वाह, क्या ताकत है, जैसे फुटबॉल को उछाल दिया हो, गार्ड्स ने हैरानी से कहा। अब गार्ड ने उसे और आदर से देखा। सर, आपने कहा अक्षरा मैम ने बुलाया है। 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें बता देता हूं, कहकर गार्ड अंदर गया। जैसे ही अक्षरा को पता चला, वह तुरंत बाहर भागी। हरीश, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो, कहकर वह उसे अंदर ले गई। सारे गार्ड अब उसे नई नजर से देख रहे थे। दुकान में जाकर हरीश ने वह चूड़ी निकाली और अक्षरा को दी। जितनी तस्वीरें लेनी हो ले लो, उसने कहा। अक्षरा ने खुशी से कहा, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? यह तमिलनाडु के एक शाही राजवंश की चूड़ी है। इसमें सभी मूल पत्थर लगे हैं और यह तिरुकणी वेचू तकनीक से बनी है। इसमें प्रकाश और अंधेरे में रंग बदलने का गुण है, हरीश ने बताया। कमाल है, चलो तस्वीरें लेते हैं, कहकर वह उसे स्टूडियो में ले गई। उसने मखमली कपड़े पर चूड़ी रखी और कई एंगल से तस्वीरें लीं। फिर चूड़ी उसे वापस देते हुए मुस्कुराई। बहुत बहुत धन्यवाद हैरी। कोई बात नहीं, अगर दोबारा देखना चाहो तो मुझे कॉल कर लेना, हरीश ने कहा। अक्षरा कुछ और पूछना चाह रही थी, लेकिन झिझक रही थी। क्या कुछ और पूछना है? हरीश ने पूछा। नहीं, बस यह चूड़ी बहुत दुर्लभ है। मैं जानना चाहती थी कि यह तुम्हारे पास आई कैसे? अक्षरा ने संकोच से पूछा। हरीश मुस्कुराया। बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। यह चूड़ी वर्षों से हमारे परिवार में है, एक पारिवारिक धरोहर। अक्षरा चौंक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पूछने ही वाली थी, तुम्हारे परिवार का नाम क्या है, कि तभी एक कर्मचारी दौड़ते हुए आया। मैडम, हमें आपकी तुरंत मदद चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। क्या हुआ अल्बर्ट, कोई बड़ी बात है? अक्षरा ने पूछा। एक आदमी मोतियों का हार लाया है। मैं गुणवत्ता जांच नहीं कर पा रहा, इसलिए आपकी मदद चाहिए, अल्बर्ट ने शर्माते हुए कहा। हरीश, क्या तुम साथ चलोगे? अक्षरा ने पूछा। जरूर, देखते हैं क्या मामला है, हरीश ने कहा और उनके साथ चल पड़ा। पीछे चलते हुए अल्बर्ट सोच में पड़ गया। ये लड़का आखिर है कौन? हरीश ने अभी अभी एक नई ताकत को महसूस किया है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? अक्षरा कौन है? उसका उद्देश्य क्या है? और वह चूड़ी, क्या सच में कोई रहस्य छुपा है उसमें? जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नए मोड़, एक नई पहेली और एक और छिपे राज के साथ। तब तक सुनते रहिए एन के ऑडियो स्टोरीज, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य। हर मोती की चमक उसकी कहानी बयां करती है, लेकिन क्या हो जब उस चमक के पीछे छिपा हो एक झूठ? आज की कहानी है एक अनोखी मुठभेड़ की, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज है और हर सौदे के पीछे एक चाल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एपिसोड 28। मैं तुम्हें ऑस्कर पुरस्कार देना चाहता हूं। सुनिए सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरीज पर। एपिसोड, मैं तुम्हें ऑस्कर पुरस्कार देना चाहता हूं। इससे पहले कि अक्षरा डिब्बा खोलती, आसपास के कुछ दुकानदारों ने शोर सुना और वहां आकर देखा कि मामला क्या है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अंदर रखे सफेद मखमली मोती सबको आकर्षित करने लगे। हुआ यूं कि जो भी वहां आया उसने देखा और हैरानी से बोला, अटेंगप्पा। सब हाँफते हुए देखने लगे। शुद्ध सफेद मोती? किसी ने अविश्वास से पूछा। समुद्र में इतने बड़े मोती मिलना बहुत दुर्लभ है। इससे एक माला बना डालो। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या लेकर आई है। और पड़ोस के दुकानदार बोले, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। इतने सालों से यहां खरीदारी कर रहा हूं, ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह बहुत कीमती है, हम इसे खरीद ही नहीं सकते, किसी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उस शाम कुछ समय बाद अक्षरा ने पूछा, आपको क्या लगता है इसे किस रेट पर बेचना चाहिए? वह मालिक की ओर मुड़ी। 5 लाख रुपए? इतने बड़े स्टोर की मालकिन होते हुए आपको इसकी कीमत का अंदाजा तो होगा ही। क्या आप 5 लाख दे सकती हैं? उसने आत्मविश्वास से कहा। 5 लाख? कैसा मोती है ये? कुछ छोटे दुकानदार आपस में हैरानी से देखने लगे।
अक्षरा ने जवाब नहीं दिया और ध्यान से माला को देखने लगी। इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या, ये मैं समझ नहीं पा रही। उसने सोचा और चारों ओर देखा। कोई है जो अक्षरा से जलता है। 5 लाख इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, खरीद लेंगे आराम से, किसी ने जलन भरे स्वर में कहा। तभी जब सब बात कर ही रहे थे, एक नया व्यक्ति दुकान में दाखिल हुआ। नमस्कार, स्वागत है, आप क्या खरीदना चाहेंगे? अल्बर्ट ने पूछा। मैं विदेश से आया हूं, मुझे प्राचीन चीजें इकट्ठा करने का शौक है। सुना है ये दुकान काफी प्रसिद्ध है। मैं देखना चाहता हूं कि यहां कुछ ऐसा है क्या जो मुझे पसंद आ जाए। अगर पसंद आया तो कीमत मायने नहीं रखती, उसने कहा और 2 चीजें देखने लगा। तभी उसकी नजर अक्षरा के हाथ में पकड़े मोतियों के हार पर पड़ी। वाह, यह तो दुर्लभ सफेद मोती जैसा लग रहा है, जो सिर्फ कुछ खास समुद्री क्षेत्रों में मिलता है। क्या यह असली है? वह पास आया। माला बेचने आए व्यक्ति ने कहा, सावधानी से देखो, थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वे नहीं लेंगे। चिंता मत कीजिए, मुझे अनुभव है, मैं संभाल लूंगा, वह व्यक्ति बोला और हार को ध्यान से देखने लगा। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैंने आज तक इतने सारे मोती नहीं देखे। इसके लिए क्या रेट है? उसने पूछा। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, 5 लाख। तो फिर मैं इसे ले लेता हूं, उस व्यक्ति ने कहा और सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। सेल्समैन ने अक्षरा की ओर देखा और कंधे उचकाकर बोला, मैडम, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं इसे दे देता हूं, और माला लेने की कोशिश की। अक्षरा ने माला कसकर पकड़ी। पहले मांगने वालों को प्राथमिकता मिलती है। हमने पहले कहा था, इसलिए आप इसे हमें ही देंगे। हम अभी तय कर सकते हैं, किसी और को देने की जरूरत नहीं है, अक्षरा ने तेजी से कहा। माफ कीजिए, सोचना इतना लंबा नहीं लेना चाहिए था। अब मैं तुरंत खरीदने को तैयार हूं, नवागंतुक बोला। मैं अभी खरीद सकती हूं, इसलिए कृपया दखल न दें, अक्षरा ने मुस्कुराकर कहा। मैम, आप मुझे इसे लेने से रोक रही हैं, वह इसे मुझे देने ही वाला था, उसने शिकायत की। मैं आपको 7 लाख दूंगा, क्या आप मुझे दे सकते हैं? वह व्यक्ति बोला और अब अक्षरा को थोड़ी घबराहट हुई। आप इसे हमारी दुकान में बेचने आए थे, अब जब मैं खरीदने को तैयार हूं तो किसी और को कैसे दे सकते हैं, उसने कहा। लोगों ने अक्षरा का समर्थन किया। विक्रेता को मजबूरी में उसे अक्षरा को देना पड़ा। लेकिन तभी फिर से वो व्यक्ति बोला, थोड़ा यथार्थवादी बनिए, मैं 2 लाख ज्यादा दे रहा हूं, सोचिए और फैसला कीजिए। नहीं, मैं अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैंने जो सौदा पहले किया था उसी पर कायम रहूंगा, यह व्यापार की सच्चाई है, सेल्समैन अब एक न्यायाधीश की तरह बोले। आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, अभी भी न्याय और ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। मैंने 2 लाख का झटका दिया और आप कुछ करो, उसने अक्षरा से कहा। मैडम, आप आज किस्मत वाली हैं, आपको ये मुथुमलाई डील के साथ 10 लाख की वैल्यू मुफ्त मिल रही है, उसने चमकती आंखों से कहा। तभी एक जोर की हंसी गूंजी। सबने मुड़कर देखा, हरीश मुस्कुरा रहा था। ये लूसा क्या है, बिना बात के मुस्कुरा रहा है, सबने सोचा। हरीश, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अक्षरा ने झिझकते हुए पूछा। तुम लोग कहते हो कि अनुभवी हो, पर क्या तुम ये नहीं पहचान सके कि ये लोग मिलकर तुमसे धोखा कर रहे हैं? हरीश ने कहा। क्या? कौन हमें धोखा दे रहा है? अक्षरा ने चौंक कर पूछा। मैं बताता हूं, ये मोती का हार डुप्लीकेट है। ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये पूरा नाटक है, हरीश ने कहा। लोग हैरान हो गए। अल्बर्ट, जिसने पहले से शक किया था, अब और उलझन में पड़ गया। विक्रेता भड़क गया। मेरे पारिवारिक खजाने को डुप्लीकेट कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईर्ष्यालु दुकानदार बोले, हम सभी सोचते हैं कि यह असली है, आप कैसे कह सकते हैं कि नकली है? अक्षरा उलझन में पड़ गई। हरीश क्या सही है या ये लोग सही हैं? विक्रेता ने गुस्से में कहा। मैडम, अब फैसला लें। मैं निष्पक्ष रहना चाहता था, लेकिन अब नहीं। ये आदमी मेरे आइटम को डुप्लीकेट बता रहा है। अगर आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं मानहानि का केस करूंगा, उसने हरीश को धमकाया। चलो पापा, पकड़े जाने के बाद भी कितनी एक्टिंग कर लेते हो। अगर अब तक फिल्मों में होते तो ऑस्कर जीत चुके होते। अभी भी समय है, ये फालतू काम छोड़ो और एक्टिंग करो, हरीश ने चिढ़ाया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप स्टोर के मालिक हैं? विक्रेता चिल्लाया।
अक्षरा असहज हो गई। अब मुझे साबित करना होगा कि यह नकली है, हरीश ने कहा और डिब्बा उठाया। आप सभी को मोती की शुद्धता पता होनी चाहिए, आकार, रंग, चमक, लेकिन असली मोती इतना चमकदार नहीं होता। ज्यादा चमक पॉलिश से आती है और असली मोती लुढ़कता नहीं, टिकता है, उसने कहा और एक मोती निकाला। रुको, अगर तुमने नुकसान पहुंचाया तो, विक्रेता चिल्लाया। आप जैसे लोग दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं, हरीश बोला और 2 उंगलियों से मोती दबाया। वह चूर चूर हो गया। OMG, अक्षरा चौंक पड़ी। अब तुम मेरी मां के इलाज का पैसा ले गए। विक्रेता रोने लगा। ठीक है, एक्टिंग में और सुधार होगा, फिर ऑस्कर जरूर मिलेगा, हरीश बोला। उसने सबको देखा और कहा, इतने सालों का अनुभव और ये भी नहीं पहचान पाए? आपको अपनी आंखें दिखानी चाहिए। ईर्ष्यालु दुकानदार गुस्से में बोला और हाथ उठाया। बस, सब चुप हो जाओ, अक्षरा चीखी और पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए NK ऑडियो स्टोरी। एक झूठ कितना भी चमकदार क्यों ना हो, सच की रोशनी में उसका चेहरा उतर ही जाता है। क्या अक्षरा अब और चालाकियों के लिए तैयार है? और हरीश, क्या अब वो बनेगा उसका सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा सवाल? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए NK ऑडियो स्टोरीज, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई जिंदगी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा हो और हर चमकते मोती के पीछे एक साजिश। वहां एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यह है एपिसोड मास्टर प्लान। एक दुकान, एक जाल और कुछ चेहरे जो नकाब में थे। शुरू करते हैं ये अनसुनी कहानी, जहां हर कदम पर हैरानी आपका इंतजार कर रही है। एपिसोड मास्टर प्लान। अक्षरा अचानक चीख पड़ी और वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, हरीश, तुम्हें जारी रखना चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया जैसे इजाजत दे रही हो। हरीश ने उस आदमी की तरफ देखा जो गहना बेचने आया था, फिर बोला, अगर तुमने धोखा देने का इरादा किया है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें लगा कि यह सस्ता नाटक किसी की नजर में नहीं आएगा? यह कहते हुए उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मोतियों का हार जमीन पर फेंक दिया। वह नजारा देखकर सभी लोग चौंक उठे, खासकर वे 2 दुकानदार जो बेवजह हरीश से नाराज थे। वे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह दोष देना भी ठीक नहीं था। असली और नकली में फर्क करने के लिए असली को देखना जरूरी होता है, और जब उन्हें वो कभी देखने का मौका नहीं मिला था तो जो सामने था उसी को सच मान बैठे। आपको इसे मेरे सामने साबित करना होगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, हरीश बोला। तो आप अब भी अपनी जिद पर अड़े हैं? ठीक है, अब अक्षरा की बारी थी। मुझे लगता है कि आपके लेबल में नवीनतम परीक्षण उपकरण है। तुरंत उसे बाहर निकालिए और इसकी जांच कीजिए। एक बात तो तय है, ये मोती बहुत साफ सुथरे हैं। मुझे लगता है कि ये हमें मूर्ख बनाने के लिए कांच, प्लास्टिक, शैवाल या रसायनों से बनाए गए हैं। इसका परीक्षण कर लेना बेहतर होगा, उन्होंने सुझाव दिया। अक्षरा ने बिना समय गंवाए अल्बर्ट को कॉल किया। उसने हार लिया और टेस्टिंग के लिए आदेश दिया। ठीक है मैडम, मैं आ गया, अल्बर्ट ने कहा और जल्दी से ऊपर चला गया। तुम इसे कहीं और ले गए और उसकी नकल तैयार की है ना? मैंने तुम पर कैसे भरोसा किया? बेचने वाले ने चिल्लाकर कहा। अक्षरा ने ठंडे गुस्से में जवाब दिया, चिंता मत करो, हम ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। हमारी प्रतिष्ठा खुद बोलती है। चेन्नई में कहीं भी पूछ सकते हो, हम कभी अपनी साख से खिलवाड़ नहीं करते। वो मोतियों का हार जिसे देखकर वो पहले खुश हुआ था, अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद वह इस झंझट से मूर्ख बने बिना निकल सके। तभी अल्बर्ट लौट आया और कुछ उसके कान में कहा। अक्षरा ने वह पेपर देखा जो उसने थमाया था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, जबकि वह आदमी जो अभी तक जोर जोर से बोल रहा था अचानक सहम सा गया। अक्षरा ने दरवाजे की ओर खड़े सुरक्षा गार्ड को देखा और आदेश दिया, पुलिस को बुलाओ। इतना सुनते ही वह आदमी जो हार बेचने आया था दरवाजे की ओर भागा और चिल्लाया, भागो! लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारा साथी भाग रहा है? हरीश ने व्यंग्य से पूछा। नवागंतुक बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने चालाक निकलोगे। ऊपर वाला तेरा भला करे, वरना मेरे 7 लाख तो गए होते।
वह जाने को हुआ, लेकिन तभी हरीश उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुमने सोचा कि निशा बच जाएगी? क्या मुसीबत आई तो भाग खड़े होंगे? वह मुस्कुराया। माफ कीजिए, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास पहचान पत्र भी है। उसने जेब से आईडी कार्ड निकालते हुए स्टाइलिश अंदाज में कहा। ओह, क्षमा करें श्रीमान, हरीश ने कहा, लेकिन उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। हेलो, ये क्या कर रहे हैं? मैं चोर नहीं हूं। जल्दी मत करो भाई, पुलिस को बुलाया जा चुका है, बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। हरीश ने उसकी कलाई थामे रखा। वो चाहे जितना भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, सफल नहीं हुआ। क्या इसका कोई परिवार नहीं? इतना स्मार्ट होकर भी ऐसा बेवकूफी भरा प्लान? वह मन ही मन सोचता रहा और शांत खड़ा रहा। तभी सायरन की आवाज सुनकर सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वही महिला सहायक आयुक्त अंदर दाखिल हुईं, जो उस दिन अशोक के केस में आई थीं। जैसे ही उन्होंने हरीश को देखा, पहचानते हुए पूछा, आप हरीश हैं? आप यहां कैसे? हरीश हल्का मुस्कुराया। मां ने उस दिन का पूरा केस देखा था, आप ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, यह वही दुकान है जिसे मैं जानती हूं, और यह आपकी वापसी है, उन्होंने कहा। अब कई लोग हरीश की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि ऐसी जवान, प्रभावशाली और बेहद राजसी दिखती थीं। दूसरे प्रयास में आईपीएस क्लियर करके इतनी कम उम्र में यह पोस्टिंग हासिल करना आसान नहीं था। उन्होंने हरीश को देखकर सम्मान जताया। बाकी लोग जल भुन गए। संदिग्ध कहां हैं? उन्होंने पूछा। एक यहां है, दूसरा उसके साथ पकड़ा गया, हरीश ने इशारा किया। मैम, उसकी बातों पर मत जाइए, मैं भी आपकी तरह ठगा गया हूं। इस आदमी ने मुझे फंसाया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हरीश का हाथ पकड़े व्यक्ति ने गुहार लगाई। तभी पड़ोसी दुकानदारों ने ऐसी से कहा, मैडम, ये लड़का ही गलत है, हम सब गवाह हैं। हरीश ने सबको घूरा। ये सब लोग ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? उसने सोचा, लेकिन चुप रहा। अब ऐसी ने अक्षरा की तरफ देखा। क्या आप दुकान की मालकिन हैं? आपको इस व्यक्ति पर शक है? उन्होंने पूछा। अक्षरा झिंझकी। सिर्फ हरीश की बातों पर भरोसा करके कुछ कहना सही नहीं लगा। उन्होंने ना में सिर हिलाया। ऐसी ने कंधे उचकाए और हरीश से कहा, कोई पक्का सबूत नहीं है, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तभी हरीश ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने उस व्यक्ति का हाथ छोड़ा और उसके चेहरे से नकली त्वचा खींच दी। सबकी चीख निकल गई। ये एक मास्क था। असली चेहरा क्रूर और डरावना था। तो ये आप हैं? ऐसी चौंक गईं और शर्ट पकड़ ली। आपको पहले से पता था? हरीश ने पूछा। हां, हम उसे 6 महीने से ढूंढ रहे थे। अंबत्तूर में एक घर से गहने और पैसे चुराए थे। हत्या भी करने जा रहा था। उसका पिंसर प्रिंट मिला था, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। आपने हमारी मदद की, धन्यवाद, उन्होंने कहा। क्या वो अकेला था? हरीश ने पूछा। नहीं, एक और है, लेकिन हम उसका चेहरा अब तक नहीं जान पाए हैं। फिलहाल तो यह बड़ी कामयाबी है, ऐसी ने जवाब दिया। हरीश ने दूसरा नकली मास्क पकड़ते हुए कहा, इसकी नकल असली से कम नहीं, लेकिन रास्ता गलत चुना तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी ने कहा, आपने 2 अपराधियों को पकड़वाया, आप वाकई अद्भुत हैं। अब जो दुकानदार हरीश के खिलाफ थे, शर्मिंदा हो गए। हरीश, तुमने नकली चेहरे को कैसे पहचाना? ऐसी ने पूछा। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और कुछ अलग दिखा, वहीं से शक हुआ। ऐसी को यकीन न हुआ, लेकिन हरीश ने हंसते हुए कहा, बस मेरी नजर तेज है। खैर, फिर एक दिन मैं तुम्हें इसके लिए दावत दूंगी, ऐसी ने कहा। बस 1 मिनट मैडम, आप 2 बार दावत की बात कर चुकी हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। हरीश मुस्कुराया। उन्होंने अपने बैज को छूते हुए कहा, कयाल विजी सूर्य कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, और मुस्कुराकर चली गईं। भीड़ तितर बितर हो गई। अब अक्षरा ने हरीश से कहा, अगर आप नहीं होते तो आज हम सब बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। शुक्रिया। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सब के लिए शुक्रिया मत कहो, मुझे तो यह सब काफी दिलचस्प लगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। अक्षरा भी मुस्कुरा दी। और एक बात, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, जब आपने मुत्तुकला के बारे में बात की, उसमें एक प्रोफेशनल टच था। क्या आपने इस प्राचीन क्षेत्र में कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है?
हरीश ने थोड़ी देर सोचा और फिर सच कहा। एक बूढ़े प्रोफेसर ने यह जानकर कि मुझे इसमें रुचि है, बहुत सी जानकारियां दी थीं। वो अक्सर चिल्लाकर सिखाया करते थे। यह सुनकर अक्षरा उत्साहित हो गईं। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो अब भी आपके संपर्क में हैं? क्या आप मुझे उनका पता दे सकते हैं? उन्होंने पूछा, अब भी यह सोचते हुए कि हरीश ने डुप्लीकेट को कैसे पहचान लिया। अगर अक्षरा ने कहा तो वह गलत नहीं हो सकता, हरीश ने सोचा, क्योंकि उनका ज्ञान उस स्तर का था जिसे लोग इंडस्ट्री में गुरु मानते थे। माफ कीजिए अक्षरा, उन्हें देखे कई साल हो गए हैं, हरीश ने धीरे से जवाब दिया। अक्षरा ने हल्की आह भरी। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकती हूं? उन्होंने थोड़े संकोच से पूछा। हरीश ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। अक्षरा फाइन ज्वेलरी एंड एंटिक्स, उसके लिए मैं आपको मुख्य एंटीक मूल्यांकक नियुक्त करना चाहती हूं, उन्होंने कहा, यह सोचकर कि शायद वो मना कर देंगे। आपको रोज आना जरूरी नहीं होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगी और उसके लिए मैं आपको मासिक 50,000 बात दूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? उन्होंने पूछा और उत्सुकता से उनके जवाब का इंतजार करने लगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। हर कहानी का अंत एक जवाब नहीं, एक दरवाजा होता है अगले मोड़ की तरफ। अक्षरा, हरीश और कयाल विजी की यह मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं थी, ये एक नई शुरुआत का इशारा थी। क्या हरीश इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या नकाब उतरने बाकी हैं? और कौन है वो दूसरा रहस्यमयी साथी? जाने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना, संताना की एक भूल ने पूरे एजे परिवार को हिला दिया। रितिका के लाइव शो में आई तकनीकी गड़बड़ी ने टियाना मीडिया की साख पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन हरीश ने ठान लिया है, अब पर्दे के पीछे के असली राक्षसों को उजागर करना होगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, दी ग्लोरियस लैम्प गॉब्लिन्स, जहां रोशनी के पीछे छुपे हैं कई अंधेरे राज। एपिसोड 31, दी ग्लोरियस लैम्प गॉब्लिन्स, यानी महिमामयी दियों के राक्षस। रितिका के लाइव शो में मचे बवाल को देखकर हरीश का मन बेचैन हो उठा। अंततः रितिका को गुस्से में सेट छोड़ते देखा गया। संताना के उस दिन के उत्साहित अंदाज में किए गए शो पिच की यादें बार बार हरीश के जहन में घूम रही थीं, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। गुस्से में आकर उसने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से मेज पर दे मारी। फिर तुरंत निकिता को आवाज दी, जल्दी से उस सेट पर जाओ जहां लाइव शो चल रहा है, पता करो क्या हुआ और मुझे तुरंत बताओ। फिर शो को टीवी से काटकर कोई हिट प्रोग्राम लगा दो। यस सर। निकिता ने गंभीरता को समझते हुए फोन निकाला और तेजी से बाहर निकल गई। स्टूडियो बिल्डिंग ऑफिस से 2 ब्लॉक दूर थी। जैसे ही निकिता गई, हरीश ने फिर से मेज की ओर देखा और दंग रह गया। वहां एक गड्ढा बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मुट्ठी अब भी कसकर बंद थी। मुझे यह ताकत कहां से आ गई? वह हैरान रह गया। तभी निकिता लौट आई। उससे पहले कि वह दरवाजा खटखटाती, हरीश ने एक फाइल उठाकर मेज के निशान को छिपा दिया। हां निकिता, बताओ क्या हुआ उस लाइव शो में? हरीश ने सीधे सवाल किया। सर, 4 साउंड इंजीनियर्स थे बैक स्टेज, जो रितिका के शो की ऑडियो संभाल रहे थे। कुछ गड़बड़ उन्हीं की ओर से हुई। उन्होंने साउंड प्रोडक्शन बिगाड़ दिया और पूरा शो बर्बाद हो गया। निकिता ने पूरी जानकारी दी। ये लोग पुराने कर्मचारी थे या नए? हरीश ने गंभीरता से पूछा। सर, ये हमारी कंपनी के नहीं थे। हमारी इन हाउस टीम तो सिंगिंग इवेंट में बिजी थी, इसलिए हमने एजे कंपनी से आउटसोर्स किया था और वहीं 4 लोग इस गड़बड़ी के जिम्मेदार हैं। हरीश ने गहरी सांस ली, फिर कहा, निकिता, उन 4 को तुरंत मेरे केबिन में भेजो, लेकिन ध्यान रहे वो भाग ना पाएं। बाकी मैं देख लूंगा। जी सर, कहकर निकिता निकल गई। हरीश ने तुरंत दीपक को कॉल लगाया। दीपक, मैं टियाना मीडिया में हूं, तुम्हारी जरूरत है। रॉबर्ट और प्रसन्ना को भी साथ लाना। आधे घंटे में ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। हरीश अपनी घूमने वाली कुर्सी पर दीवार की ओर मुंह करके बैठा था। सामने 4 इंजीनियर्स हथकड़ी में खड़े थे। उन्हें अब तक पता नहीं था कि कुर्सी के पीछे कौन है। दीपक सामने वाले सोफे पर आराम से बैठा था, रॉबर्ट और प्रसन्ना उसके दोनों तरफ। उनके पीछे ब्लैक सूट
और चश्मों वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। माहौल ही ऐसा था कि चारों के पसीने छूट गए। हरीश नहीं चाहता था कि एजे कंपनी वालों को उसकी असली पहचान पता चले, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया था। दीपक ने थोड़ी देर तक चारों को घूरा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम चारों रितिका के लाइव शो के लिए साउंड इंजीनियर्स थे। इतना बड़ा मौका मिला था, फिर भी तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जवाब दो। चारों डर के मारे चुप थे। अब बोलोगे तो ठीक रहेगा, वरना इन दोनों को देख रहे हो, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, एक थप्पड़ में तुम्हें दीवार में चिपका देंगे। दीपक की बात सुनकर चारों कांप उठे। आखिर एक बोला, अगर आप वादा करें कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम सब कुछ सच सच बता देंगे। बाकी तीनों ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोले, सर, हम चारों सच में बहुत डरे हुए हैं, कृपया हमारी बात सुनिए। चारों ने मिलकर पूरा सच बयां कर दिया। हरीश का चेहरा सुनते सुनते सख्त होता चला गया। उसने हाथ बांधे, फिर दीवार पर एक मुक्का मारा, पर इस बार खुद को संभाल लिया। दीपक ने पूछा, बस और कुछ नहीं छिपा रहे हो? नहीं सर, हम सब कुछ बता चुके हैं, कहकर वे दीपक के पैरों पर गिर गए। बोलिए बॉस, अब इनका क्या करना है? दीपक ने हरीश की ओर देखकर पूछा। यह तो सिर्फ तीर था, जिसने चलाया वो अभी बाकी है। इन्हें अब कोई खतरा नहीं। कुछ दिनों के लिए इनकी यादगारों के साथ जेल भेज दो, सोचने का समय अभी बचा है। दीपक ने जैसे ही उन्हें ले जाना शुरू किया, वे गिड़गिड़ाते हुए बोले, सर, हमें माफ कर दीजिए, हम सच बोल रहे हैं। पर हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। हरीश अब मेज की ओर मुड़ा। उसके सामने दीपक, रॉबर्ट और प्रसन्ना खड़े थे। अब आगे क्या सोच रहे हो हरीश? दीपक ने पूछा। थोड़ा वक्त चाहिए, सब कुछ संभाल लूंगा। शुक्रिया इतनी जल्दी आने के लिए। भाई, अगली बार बस सीटी बजा देना। वील बी देयर इन 10 मिनट्स। दीपक ने पीठ थपथपाई। अच्छा हुआ तुम लोग अभी तक ट्रोल नहीं बने। हरीश मुस्कुराया। रॉबर्ट ने पूछा, बॉस, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम अब अपने परिवार से जुड़ रहे हो, फिर भी एजे वालों और अपनी पत्नी को क्यों पकड़े हुए हो? इसके पीछे निजी कारण है, एक दिन सब बताऊंगा। अभी तो संताना को भी इस कंपनी के सच का अंदाजा नहीं। तीनों हैरान रह गए। वक्त सही नहीं है, जब होगा खुद बता दूंगा। हरीश ने गंभीरता से कहा, जो भी करोगे हम साथ हैं। तीनों ने हामी भरी और चले गए। हरीश को अब अगला कदम उठाना था। उसकी नजर रितिका पर गई। रितिका मेकअप रूम में बैठी रो रही थी। उसका पहला शो फ्लॉप हो गया था। किसी ने बताया कि हरीश ने बुलाया है। वह डरते डरते उसके पास पहुंची। सर, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं, मैंने पता कर लिया है किसकी वजह से हुआ। अपनी नौकरी की फिक्र मत करो, बस ये बताओ तुम ठीक हो? हरीश की बात सुनकर उसने तुरंत सिर हिलाया। उधर स्टूडियो में अब केवल एजे परिवार के लोग बचे थे। सभी संताना को घेर कर बैठे थे, जैसे किसी अपराधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। तभी कार्तिक उठ खड़ा हुआ और बोला, संताना, हम सब ने मिलकर टियाना मीडिया का डील फिक्स किया था और आज तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब क्या करोगी? संताना शर्मिंदा नजरें नीची किए बैठी थी। सॉरी दादी। लेकिन उससे पहले ही कार्तिक फिर बोला, दादी, आपने देखा ना, इसे कंपनी से दूर रखो और टियाना मीडिया से भी इसे अलग करो। एक और सदस्य बोला, कार्तिक सही कह रहा है, इसे वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए। संताना को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन बाकियों ने भी हामी भर दी। पैटी, दादी ने कहा, तो सबकी यही राय है? सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम अब कंपनी के किसी भी फैसले में दखल नहीं दोगी जब तक हम ना कहें। यही सजा है तुम्हारी। संताना चुप रही। सन्नाटा छा गया। तभी एक जोरदार ताली बजी। सबने देखा, हरीश ताली बजाते हुए सामने आ गया। पैटी और कार्तिक चौंक गए। वाह, क्या गजब का न्याय है, एक गलती हुई और फैसला सुना दिया। हरीश ने ताना मारा। संताना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हरीश ने आंख मारी और इशारा किया, घबराओ मत, मैं हूं ना। तुम यहां क्यों आए हो? कार्तिक भड़का। यह तुम्हारा घर नहीं है जो मुझे रोकोगे। मैं जहां चाहूं जाऊंगा, हरीश ने तीखे स्वर में जवाब दिया। कार्तिक चुप हो गया। अब तुम क्या चाहते हो? अनुराधा, कार्तिक की दादी ने पूछा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम सबने असली वजह जानने की कोशिश की? बिना सच जाने किसी को दोष देना क्या सही है?
क्या तुम कहना चाहते हो कि हमने संताना को गलत समझा? हाँ बिल्कुल, संताना निर्दोष है। हम सबको यकीन है कि गलती उसी की है, कार्तिक ने कहा। हरीश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर सबसे ज्यादा बकरी की तरह मैं कौन कर रहा है? तू ही क्यों? कार्तिक झेंप गया। अगर मैं साबित कर दूं कि गलती संताना की नहीं थी तो फिर क्या करोगे? हरीश ने पैटी से पूछा। सभी सन्न रह गए। जारी रहेगा एनके ऑडियो स्टोरीज पर। तो क्या संताना सच में निर्दोष है? क्या हरीश एजे परिवार के सामने सच साबित कर पाएगा, या फिर इस खेल में कोई और खिलाड़ी है जिसकी चालें अभी बाकी हैं? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरीज, जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई साजिश। जब रिश्तों में छुपे राज सामने आते हैं तो हर चेहरा सवाल बन जाता है। आज की कहानी में झूठ, चालाकी और सच्चाई की टक्कर होगी आमने सामने। एक लड़की का सम्मान, एक लड़के की चाल और एक दादी का अंधा भरोसा, सबकी सच्चाई खुलेगी और कोई बचेगा नहीं। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए एनके ऑडियो स्टोरी का धमाकेदार एपिसोड, क्या तुम ठीक हो बेबी? क्योंकि इस बार खेल इमोशंस का नहीं, इज्जत का है एपिसोड। क्या तुम ठीक हो बेबी? हरीश ने कहा कि वह साबित करने आया है कि इस घटना में सैंटाना की कोई गलती नहीं है, और वहां मौजूद लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कार्तिक ने झट से कहा, तुम यहां ड्रामा करने आए हो? बिना ज्यादा बोले यहां से निकल जाओ। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हें यह करना पड़ा कार्तिक? तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? हरीश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या आप दोनों शांत हो सकते हैं? अनुराधा भट्टी ने अब गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उन्हें हरीश का वहां आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वह चुप नहीं रह सकते थे, क्योंकि जब भी वो अपने प्यारे पोते को देखते थे उनसे भिड़ जाते थे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया है, यह हमारे परिवार का मामला है, इसमें दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। उन्होंने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, जैसे अब बात खत्म हो चुकी हो। अब सब अपने अपने काम पर लगो। कार्तिक, तुम जाकर टियाना मीडिया से बात करो और देखो कि हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने आखिरकार कार्तिक से कहा और जाने लगे। हरीश ने उन्हें घृणा से देखा। उसी समय दरवाजे से एक मीठी आवाज आई, माफ कीजिए। सबने पलट कर देखा। रितिका अंदर आ चुकी थी। अनुराधा को लगा कि वह उन्हें दोष देने आई है, लेकिन उसने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, हाय रितिका, मैं ही सोच रही थी कि तुमसे मिलूं और तुम खुद ही आ गई। बैठो, अनुराधा ने कोमलता से कहा। नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। रितिका की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। उसने हरीश को देखा, लेकिन ऐसे खड़ी रही जैसे वह उसे जानती ही नहीं। वैसे भी हमने पहले ही माफी मांगी है। यह सब चंदन की लापरवाही का नतीजा है। अब से वो हमारी कंपनी या तुम्हारे किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होगी। कार्तिक सब संभालेगा, अनुराधा ने जल्दी जल्दी कहा। रितिका ने तुरंत सैंटाना की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वह खुद को दोषी मानने लगी थी। सबके देखते ही रितिका उसके पास पहुंची। सैंटाना, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ जांच लिया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने भरोसे से कहा, और बाकी लोग आश्चर्य से देखते रहे। कुछ को याद आया कि हरीश भी तो यही कह रहा था। रितिका, तुम क्या कह रही हो? सैंटाना ने घबराकर पूछा। हां सैंटाना, मैं सच कह रही हूं, रितिका ने उसे यकीन दिलाया। रितिका, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या तुम स्पष्ट बता सकती हो कि असल में हुआ क्या? अनुराधा ने तुरंत पूछा। एक मिनट मैडम, रितिका ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। आप लोगों में जरा भी इंसानियत है? उसने गंभीरता से पूछा। चारों साउंड इंजीनियर अंदर आए और हाथ जोड़े खड़े हो गए। रितिका ने सबको देखते हुए कहा, बताइए क्या हुआ था अनुराधा मैडम को? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चारों ने एक साथ कार्तिक की ओर इशारा किया। उसी ने हमें ऐसा करने को कहा और पैसे दिए। पूरा परिवार सन्न रह गया। क्या हमारा कार्तिक? वे अवाक रह गए। हां, उसी ने यह सब प्लान किया था। उसने कहा था कि हर किसी को 2 लाख रुपए देगा। हमें आइडिया दिया कि रितिका का माइक खराब कर दें। हम सच कह रहे हैं, उन्होंने कहा, और सबकी निगाहें कार्तिक पर टिक गईं। हरीश और बाकी चारों को देख कार्तिक की हालत खराब हो गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की,
तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे मत फंसाओ। वह चिल्लाने लगा। फिर रितिका की ओर मुड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अगर मुझे लगा कि कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो मैं क्या कर बैठूं? कह नहीं सकता। रितिका, क्या तुम वाकई में मानती हो कि ये लोग सच बोल रहे हैं? अनुराधा बोली। हरीश ने उन्हें अविश्वास से देखा। चारों एक ही बात कह रहे हैं, क्या ये सब झूठ बोल सकते हैं? फिर भी तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रही हो। उसने मन ही मन सोचा। हमारे पास सबूत है, बैंक ट्रांसफर के, एक ने कहा। दूसरे ने फोन निकालकर स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन दिखाया। देखिए, हमारे पास सबूत है। वे जानते थे कि कार्तिक से भिड़ना आसान नहीं, लेकिन दीपक के सामने झुकने से बेहतर था। कार्तिक की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तो कार्तिक, क्या यह सब सच है? अनुराधा ने दुखी होकर पूछा। वह चुप था। यह है, यही सच है दादी, उसने धीरे से कहा। लड़ाई के बीच हरीश ने सैंटाना के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम ठीक हो बेबी? उसने आंख मारते हुए पूछा। हरीश की बात सुनते ही सैंटाना चौंक गई और एक पल को सांस लेना भी भूल गई। हरीश, चुप रहो, उसने शर्माते हुए कहा, लेकिन अब उसे थोड़ी राहत मिली थी। अनुराधा ने गहरी सांस ली। रितिका, माफ कर दो, वो छोटा है, गलती कर बैठा। सारे सबूतों के बावजूद अनुराधा कार्तिक को बचाना चाहती थी। वह उसकी कमजोरी थी। ठीक है मैडम, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि सैंटाना दोषी नहीं है। तो कार्तिक के लिए क्या करें? रितिका ने संयम से पूछा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं कि वह संतुष्ट नहीं थी। अनुराधा समझ गईं। उन्होंने कार्तिक की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर शर्म आती है। अगर दोबारा कुछ किया तो गंभीर परिणाम होंगे। पहले रितिका और सैंटाना से माफी मांगो। कार्तिक की आंखों में पश्चाताप दिखा। सॉरी, उसने बेमन से कहा। कार्तिक बाहर कितना भी बड़बोला हो, दादी के सामने उसकी एक नहीं चलती। वह जानता था कि उसे अनुराधा के समर्थन की जरूरत है। अब तुम ठीक हो रितिका? अनुराधा ने पूछा। रितिका ने हरीश की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। अगर आप हालात संभालें तो मैं ठीक हूं मैडम, रितिका ने कहा। फिर वह गंभीर हो गई। मेरी एक और शर्त है, उसने कहा। बताओ रितिका, क्या है? अनुराधा ने पूछा। अगर मैं टियाना मीडिया से शिकायत करूं तो सबसे ज्यादा असर आपके पोते पर पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आगे से मेरे सारे इवेंट की जिम्मेदारी सिर्फ चंदानी संभाले। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगी। सुनकर अनुराधा चुप हो गई। रितिका ने लगभग चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप सहमत नहीं हैं तो मैं एजे कंपनी के किसी इवेंट की मेजबानी नहीं करूंगी। ठीक है, सैंटाना ही सारी जिम्मेदारी संभालेगी, उन्होंने कहा। घर वालों को जलन होने लगी, लेकिन टियाना मीडिया के समर्थन के साथ सैंटाना का भविष्य चमकदार दिख रहा था। रितिका ने मुस्कुराकर सैंटाना की ओर देखा। तो चलो, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलती हूं मैडम, उसने कहा और जाते जाते हरीश की ओर आंख मार दी। हरीश ने जाते जाते कहा, कम से कम अगली बार किसी को दोष देने से पहले जांच कर लिया करो। अनुराधा ने उसे गुस्से से देखा। हरीश ने कंधे उचका दिए और निकल गया। तभी एक आवाज आई, हैरी, 1 मिनट रुकना। सैंटाना दौड़ती हुई उसके सामने आ गई। क्या बात है बेबी? कहो तो 1 मिनट नहीं, 1 साल रुक जाऊं। हरीश मुस्कुराया। सैंटाना का चेहरा लाल हो गया। वह हकलाने लगी। हैरी, जब मैं कुछ पूछने आती हूं तो तुम क्यों गड़बड़ा जाते हो? आज नहीं छोड़ूंगी। बताओ, यहां कैसे आए? कल रात तुमने जो कहा था उसी की वजह से आया। देखना चाहता था इवेंट कैसा चल रहा है। हरीश ने सच में थोड़ा झूठ मिला दिया। तुम्हें पहले से पता था ना कि सब कार्तिक ने किया है? उसने पूछा। बेबी, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो मैं क्या करूं? हरीश ने मन ही मन सोचा और बोला, यह तो +1 जैसा आसान सवाल है। तुम्हारे परिवार में कार्तिक जैसा चालाक कौन हो सकता है? हैरी, घुमा फिराकर मत बोलो। रितिका ने जाते वक्त तुम्हें छुपकर क्यों देखा? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हरीश ने भौहें चढ़ा ली। बेबी, क्या तुम जल रही हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। सैंटाना कुछ नहीं कह पाई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। तो आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। लेकिन क्या सब कुछ वहीं खत्म हो गया? कार्तिक की साजिश से उबर तो गए,
मगर हरीश और रितिका के बीच जो रहस्य है, क्या वो कभी सामने आएगा? और सैंटाना, क्या वो समझ पाएगी कि हरीश सच में उसके लिए क्या महसूस करता है? जानने के लिए सुनते रहिए एन के ऑडियो स्टोरी, क्योंकि अगला एपिसोड लाएगा एक नया मोड जहां रिश्तों की गर्मी और रगों में बहते जज्बात दोनों का इम्तिहान होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।